अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल सादक एकेडमी। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें किन किन बातों के बारे में इल्म होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। किसी भी एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें शेल्स और सबशेल्स के बारे में पता होना चाहिए। शेल्स एंड सबशेल्स। अब हम देखते हैं कि शेल्स क्या चीज़ है और शेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, शेल्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। इन सब चीज़ों को अभी हम डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन टू एटम वाले लेक्चर में शेल्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन टू एटम वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो काइंडली पहले आप बुला के सुन लें, ताकि आपको शेल्स के बारे में अच्छे तरीके से कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए, ताकि अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अभी हम उस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट बात की थी कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें दो सब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस सेंट्रल न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स मौजूद हैं। ये सर्कुलर पाथ्स, इन सर्कुलर पाथ्स को शेल्स का नाम दिया जाता है। इन शेल्स के अंदर क्या चीज़ होती है? इन शेल्स में सब पार्टिकल मौजूद होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में इस सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स एनर्जी से रिवॉल्व करता रहता है। अब है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स की तादाद कितनी हो सकती है। तो शेल्स की तादाद का इन्हिसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि एटम के बाहर मौजूद इन डिफरेंट शेल्स को हम क्या नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहला शेल है, दिस फर्स्ट वन शेल इज कॉल्ड के शेल, और सेकंड शेल को कहते हैं एल शेल, एंड थर्ड शेल इज कॉल्ड एम शेल, and the fourth shell is called N shell, and so on. N आगे P Q R आगे चलता जाएगा इस तरह से ही। ये था इन शेल्स की नेमिंग के बारे में। तो K शेल क्या है? फर्स्ट वन, L शेल सेकंड, M शेल है थर्ड शेल, और N है फोर्थ शेल। तो ये 1 2 3 4 क्या है? नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल को स्टूडेंट्स हम n से जाहिर करते हैं। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ शेल। किसी भी शेल का नंबर क्या है? n है। ठीक है जी। ये था इन शेल्स की नेमिंग के बारे में। अब हम देखेंगे कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने मौजूद हो सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला था 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर की मदद से हम किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं। जब हम इस फार्मूले में n की वैल्यू, n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ द शेल। तो k शेल का नंबर क्या है? k के लिए n क्या है? 1। तो जब हम इस फार्मूले के अंदर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर क्या है? 2। दिस मीन्स दैट कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह जब हम बाकी
शेल्स की n वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं और इसी तरह N शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है जी, ये था कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मौजूद हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, कौन सा शेल पहले फिल होता है और कौन सा शेल बाद में फिल होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, वो ये है कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला शेल होता है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला शेल, ये सबसे पहले फिल होता है। तो स्टूडेंट्स जिस शेल की एनर्जी जितनी कम होगी वो उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही जल्दी फिलअप होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने भी बात की है कि लोएस्ट एनर्जी वाले शेल की और हाईएस्ट एनर्जी वाले शेल की। अब हम कैसे बताएंगे कि किस शेल की एनर्जी कम है या किस शेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक पॉइंट है, वो ये है कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो लोवेस्ट एनर्जी वाला शेल है वो सबसे पहला शेल न्यूक्लियस के करीब कौन सा है, के शेल। तो के शेल की एनर्जी सबसे कम है तो इसलिए के शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप होंगे। उसके बाद एल शेल की एनर्जी के से थोड़ी सी ज़्यादा है तो एल शेल में इलेक्ट्रॉन के बाद फिल होंगे। इस तरह एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स के एल के बाद फिल होंगे और इसी तरह एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स के एल और एम के बाद फिलअप होंगे। ठीक है जी, तो इसमें फिर इसका मतलब क्या है कि के शेल सबसे कम एनर्जी वाला शेल है, एल शेल की एनर्जी के शेल से ज़्यादा है, एम शेल की एनर्जी के और एल शेल से ज़्यादा है और इसी तरह एन शेल की एनर्जी के एल और एम इन तीनों शेल से ज़्यादा एनर्जी है एन शेल की और इसी वजह से एन शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट पे फिल होंगे। बात समझ आ गई है। ये था स्टूडेंट्स शेल्स के बारे में, जिसमें हमने शेल्स की नेमिंग, उनकी nth वैल्यूज़ और इन शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी और उस कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला, और फिर हमने इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग किस सीक्वेंस से होगी इस सब पे बात की है। अब हम सब शेल्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की है शेल्स के बारे में, अब हम सब शेल्स को डिस्कस करेंगे कि सब शेल्स जो हैं ये एक्चुअली शेल्स की सब डिवीजन्स होते हैं। लाइक हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप ए। इस ग्रुप ए की सब डिवीजन है ग्रुप A1। ठीक है जी। अब ग्रुप A1 चूँकि ग्रुप ए की सब डिवीजन है तो फिर हम ग्रुप A1 को कह सकते हैं कि ग्रुप A1 क्या है, ये सब ग्रुप है, ये उस ग्रुप का मज़ीद एक आगे हिस्सा है। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह क्या होता है कि शेल्स के अंदर भी सब डिवीजन्स मौजूद होती हैं, उन सब डिवीजन्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सब शेल्स। ये सब शेल्स स्टूडेंट्स 4 तरह के हो सकते हैं, जिनमें एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है और एफ सब शेल है। अब इन सब शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है 2 × 2l+1। ये फार्मूला आप हायर क्लासेस के अंदर यूज़ करेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चलती है कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं और इसी तरह डी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। ये था इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में।
अब हमने यहाँ अभी बात की है कि सब शेल्स आर एक्चुअली सब डिविजन्स ऑफ एनी शेल। तो फिर हम देखते हैं कि किस शेल में कितने सब शेल्स मौजूद हो सकते हैं। इस बात का आंसर हमें एक पॉइंट की मदद से मिलता है। वो पॉइंट ये है कि जितना किसी शेल का नंबर होता है उतने ही उस शेल में सब शेल्स होते हैं। तो फिर यहाँ से क्या बात समझ आ रही है कि सब शेल्स डिपेंड करते हैं nth वैल्यू के ऊपर। nth वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो सब शेल्स डिपेंड करते हैं शेल के नंबर पे। अब के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। तो हमने अभी बात की कि जितना किसी शेल का नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। तो फिर के शेल के लिए n की वैल्यू 1 है। दिस मीन्स डैट कि इस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा और वो कौन सा है? एस सब शेल होगा। एल शेल के लिए n की वैल्यू है 2। तो फिर एल शेल में 2 सब शेल्स मौजूद हो सकते हैं। वो एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। ठीक है जी। इस तरह एम शेल का नंबर है 3। तो जितना किसी शेल का नंबर उतने उसमें सब शेल। तो फिर एम शेल में 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? एस सब शेल भी होगा, पी सब शेल भी होगा और इसी तरह से डी सब शेल भी मौजूद होगा। और एन शेल की वैल्यू क्या है? 4। तो एन शेल में स्टूडेंट्स चारों सब शेल्स मौजूद होते हैं। एस भी होगा, पी भी मौजूद होगा, इसी तरह से डी सब शेल भी होगा और एफ सब शेल भी होगा। इतनी बात समझ आ गई है? अब हमने कहा था कि हम 2n² फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं जब, तो हमें ये बात मालूम होती है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी है 18 और एन शेल की कैपेसिटी है 32। ठीक है जी। तो जब हम सब शेल्स की बात करते हैं तो एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आप देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही हैं। शेल के अंदर भी 2 और सब शेल में भी सेम है। बात समझ आ रही है? अब एल शेल है सेकंड शेल। इस सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। और जब हम इस शेल के सब शेल्स की बात करते हैं जो कि एस और पी है, तो हमें पता है कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो आप सम अप करें इन दोनों को तो 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेम ही हैं एक्चुअली। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एस में 2, पी में 6 और डी में 10। इन्हें आप सम अप करें 10 + 6 16 + 2 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? शेल्स और सब शेल्स में इक्वल ही हैं। बात समझ आ रही है? इस तरह एन शेल में जब आप करेंगे तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो जब आप इन्हें भी सम अप करेंगे तो इनका सम भी 32 के इक्वल ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था शेल्स और सब शेल्स के बारे में। अब हम एटम्स, एलिमेंट्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का मेथड सीखेंगे। हम देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह से लिख सकते हैं और हम उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की डिवीज़न है शेल्स और सब शेल्स में। किस तरह से डिवीज़न है? वो है इंक्रीजिंग एनर्जी की बिना पर। हमने पीछे भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उस शेल में फिलअप होंगे जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी वाला शेल वो होता है जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो न्यूक्लियस के करीब जो शेल है
वो है के शेल। तो के शेल की एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए के शेल में इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले फिलअप होंगे। उसके बाद एल शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा है, तो एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिल होंगे, और इसी तरह एम शेल में के और एल के बाद फिल होंगे, और एन शेल में के एल एम के बाद फिल होंगे। ठीक है जी। तो हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी किसकी है? शेल्स की। बात समझ आ रही है? शेल्स और सब शेल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी की बिना पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। अब हम डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीक़ाकार समझेंगे, और हम देखेंगे कि हम इन शेल्स और सब शेल्स में इंक्रीजिंग एनर्जी की बिना पर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर अभी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के हवाले से, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात देखी है कि शेल्स और सब शेल्स में इंक्रीजिंग एनर्जी की बिना पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो के शेल क्या है? 1, इसके लिए nth की वैल्यू क्या है? 1, और के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। ये हमने कहाँ सीखा? 2n स्क्वायर की मदद से। बात समझ आ गई है? अब चूंकि स्टूडेंट्स के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? के शेल के लिए n की वैल्यू है 1, तो फिर जिस हमने बात की थी कि जितना किसी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें सब शेल्स होंगे, तो फिर के शेल में एक ही सब शेल होगा, और वो कौन सा होगा? एस सब शेल। और एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये एस सब शेल किस शेल का है? फर्स्ट शेल का, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1s2। तो पहले शेल में सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 1s2। अब सेकंड शेल पे आते हैं। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बाय यूजिंग 2n स्क्वायर फार्मूला। तो एन शेल के लिए n की वैल्यू है 2, तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे, s भी होगा और p भी होगा। s सब शेल भी होगा और इसी तरह से p सब शेल भी मौजूद होगा। तो ये s सब शेल सेकंड शेल का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2s, और ये भी क्या हो जाएगा? 2p। तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, और p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। तो L शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी? 2s2 2p6 इन सब शेल्स। इस तरह M शेल की जब हम बात करते हैं तो M के लिए n की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब है इसमें 3 सब शेल्स होंगे, S, P और D। ये S, P, D थर्ड शेल के हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 3s, 3p और ये 3d। तो S सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, P में 6 और D में 10। बात समझ आ गई है? इस तरह N शेल के लिए N की वैल्यू है 4, तो इसमें चारों सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? S भी होगा, P भी, D और F। तो ये चारों सब शेल्स N शेल के हैं जो कि 4th शेल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम किसी भी एटम, आयन या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। अब यहाँ एक क्वेश्चन ही पैदा हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कब लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें उस गिवन एटम, एलिमेंट या आयन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
एटॉमिक नंबर पता होने से क्या मुराद है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमें पता होगी, तो तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करके किसी भी एटम, आयन या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बआसानी लिख सकते हैं। तो अभी हम डिफरेंट एग्जांपल स्टडी करेंगे और उनमें हम इसी तरतीब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और वो हम जानते हैं कि वो 1 है। ठीक है जी। इस 1 से क्या मुराद है कि इसके न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसकी हम पिक्चर ड्रा करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद है और जो कि क्या है? 1 है। तो ये इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसके न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला शेल है जिसका नाम है के शेल। अब के शेल का नंबर है 1, तो इसलिए इसमें एक ही सब शेल होगा और वो कौन सा है? एस सब शेल होगा। ये एस सब शेल किस शेल का है? फर्स्ट शेल का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा। अब एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, मैक्सिमम, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1s1। तो फिर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं? = 1s1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 1s1 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है NLX। इसमें n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ शेल, L क्या है? सब शेल, और x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, n इज़ नंबर ऑफ द शेल, L इज़ सब शेल्स प्रेजेंट इन दैट शेल, एंड x इज़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सब शेल्स। बात समझ आ गई है? तो ये है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 1s1 है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कार्बन की। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता होना चाहिए। तो इसकी हम पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहला शेल है वो है के शेल, और उसके बाद वाला शेल है एल शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा, और जिस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। तो के शेल की एनर्जी कम है इसलिए ये पहले फिल होगा, और एल शेल की एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए ये बाद में फिल होगा। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। के शेल का नंबर है 1, मतलब है कि के शेल पहला शेल है तो इसमें एक ही सब शेल होगा, और वो कौन सा होगा? एस सब शेल। तो ये एस सब शेल फर्स्ट शेल का है, तो ये हो जाएगा 1s, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं के शेल में, और ये हो जाएगा 1s2। इसके बाद है सेकंड शेल, वो है एल शेल। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 में से 2 आ गए पहले शेल में, बाकी बच गए 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स एल शेल के अंदर। और एल शेल की में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² फार्मूला को यूज़ करके। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब एल शेल का नंबर है 2। दिस मीन्स डैट कि एल शेल में 2 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? एस भी होगा और पी भी होगा। तो एस सब शेल सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2s, और ये क्या है? 2p। ठीक है जी। अब एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है जी। अब पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं।
बात मैक्सिमम की हो रही है। तो आपके पास बाकी पीछे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, तो एस सब शेल की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो अब सेकंड सब शेल है पी सब शेल, तो बाकी बच जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, पी सब शेल में आ जाएंगे। तो फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, 1s2 2s2 2p2। तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं कार्बन C6 इक्वल टू 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये था कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम आयंस की बात कर लेते हैं कि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर है इसका 11, ठीक है जी। अब सोडियम से बनता है सोडियम आयन। हमने सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले जो बात है वो ये कि हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 11 होता है, ठीक है जी। अब पिछले स्टूडेंट्स हमने आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन की थी कि इस पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये पॉजिटिव आयन है। और पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो जितने पॉजिटिव साइंस मौजूद होंगे इसका मतलब है कि उस एटम ने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। तो यहाँ सोडियम के ऊपर चूँकि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। बात समझ आ गई आपको। अभी हम इसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन कितने मौजूद हैं, 11 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन लूज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो प्रोटॉन्स क्या 11 के 11 वैसे ही मौजूद होंगे। के शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 4 6 एंड 2 8। ये मैंने पिक्चर बनाई है सोडियम आयन की, ठीक है जी। तो इसके बाद अभी हम करते हैं कन्फिग्रेशन। तो ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, के शेल। तो के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब है कि के शेल में एक ही सब शेल होगा और वो कौन सा है, एस सब शेल। तो ये एस सब शेल फर्स्ट शेल का है, तो इसलिए कि क्या हो जाएगा 1s। और एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर के अंदर भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं। अब बारी है सेकंड शेल की जो कि एल शेल है। एल शेल का नंबर है 2। तो जिसका जितना किसी शेल का नंबर उतने उसमें सब शेल। तो इस शेल में 2 सब शेल्स होंगे, एस भी होगा और पी भी होगा। ये एस और पी सब शेल्स सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 2s एंड 2p। अब सेकंड शेल में स्टूडेंट्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 आ गए हैं एस सब शेल में, बाकी पीछे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, वो किस में आ जाएंगे, सेकंड सब शेल में आ जाएंगे। तो ये फिर इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, सोडियम आयन की, सोडियम आयन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6 6 2 8 8 एंड 2 10। तो हमने बात की है कि सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। बात समझ आ गई है। और जब आप करेंगे सोडियम एटम या एलिमेंट की, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद में बराबर होंगे। तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2p6 के बाद इसमें थर्ड शेल आ जाएगा, वो क्या है, इसमें m शेल भी आ जाएगा और इसमें फिर 3s1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम इसके एलिमेंट की भी कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। ये है सोडियम आयन की कन्फिग्रेशन।
अभी हम इसके एटम की भी कॉन्फ़िगरेशन का देख लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, इसमें 11 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, सेकंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2s2 2p6 और थर्ड शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3s1। तो फिर इस सोडियम एटम की या एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 2 2 4 4 + 6 10 10 n + 1 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम एटम्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आसानी से इस मेथड को अडॉप्ट करके आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट ट्रिक्स भी मौजूद हैं, जैसा कि स्कूलों में स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फार्मूला इस्तेमाल करके बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है। तो हमने सिंपल और लॉजिकल वे में आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का नहायत आसान तरीका समझा है। तो अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ एटम्स और आयंस की लिस्ट है, इसमें आप इन एटम्स और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन वाइंड अप होती है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन किया और हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।